हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं सैलरीज के एमसीक्यूज का पार्ट 1। इसमें अराउंड हमारे 44 क्वेश्चन है, जिसमें से 6 तो पास्ट ईयर के हैं और बाकी मैंने इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। इसी तरीके से आपका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, लेकिन कब? जैसे जैसे इनकम टैक्स के टॉपिक्स कवर होते जाएंगे तब। अब देखिए, दिसंबर 18 का पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है? लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और आपको करेक्ट कोड मैच करना है। यहाँ पे ये बोल रहा है कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन टर्मिनेशन ऑफ जॉब। जॉब के टर्मिनेट होने पर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो भी कंपनसेशन मिलता है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में। पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो ऑफ एन एम्प्लॉय, जो भी डिजीज्ड एम्प्लॉय है जिसकी डेथ हो गई, उसकी विडो को जो पेंशन मिल रही है वो किस में जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अंडर सेक्शन 56 का पार्ट है। अगर आपको ध्यान नहीं हो तो ये पीडीएफ नंबर 2 थी किसकी? सैलरी की। ठीक है, और अगर टोटल में बोलोगे तो पार्ट 7 था, याद रखना, पार्ट 7 वाली पीडीएफ, उसमें जाके चेक कर लेना। नहीं तो चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए, पार्ट 7 की पीडीएफ में आ गया। इसमें देखिए प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में सबसे पहला पॉइंट ही है। इसके अलावा याद रखना टैक्सेबल ग्रेचुटी आएगी। आप बोल रहे हो ना सर ये ग्रेचुटी एग्जाम दे रखी है, देखिए क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट द फॉलोइंग, मतलब ये नहीं आएंगे। इसके अलावा सारा पार्ट मतलब टैक्सेबल ग्रेचुटी आएगी, टैक्सेबल एचआरए आएगा, टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन आएगा, टैक्सेबल रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन आएगा, टैक्सेबल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वाला कंपनसेशन आएगा। ठीक है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है तो वो 12% से ऊपर जो कंट्रीब्यूट किया है वो वाला पार्ट आएगा। उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट है तो जितना एग्जेम्प्ट है उससे ऊपर वाला टैक्सेबल वाला पार्ट आएगा, वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का पार्ट बनता है। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी बताई थी कि एम्प्लॉयर ने की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, उसकी मैच्योरिटी पे पैसा मिला है और बोनस भी मिला है, तो इसका हिस्सा जो एम्प्लॉय को दिया वो भी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में आएगा। ऐसे याद रखिए, ठीक है? ध्यान नहीं रहता, प्रोविजंस देखिए बार बार तो आपको अपने आप याद होते जाएंगे। पेंशन वाला मैंने ऊपर बताया था, देखिए पेंशन की ही वीडियो थी शुरू शुरू में। देखिए पेंशन दिख रहा है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 उसका सेकंड पॉइंट, पार्ट 2 पीडीएफ है। इसके अंदर देखिए मैंने ए केस, बी केस, सी केस और डी केस बताया था। उसके बाद नोट्स में देखिए मैंने बताया था पेंशन रिसीव्ड बाय विडो और लीगल हेयर ऑफ ए डिजीज्ड एम्प्लॉय शैल नॉट बी टैक्सेबल एज सैलरी बट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फर्दर रेफर चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वहाँ पे भी रेफर करोगे तो क्या बताएगा? नॉर्मल, इतना ज़्यादा पॉइंट नहीं बताएगा, सिंगल लाइन ही होगी। तो सीधी सी बात है, यहीं पे ही देख लीजिए जब मैंने आपको बताया। ठीक, अब अगले पे आते हैं, यानी थर्ड वाले पॉइंट पे, फॉरेन अलाउंस फॉर रेंडरिंग सर्विसेज अब्रॉड। तो ये किस में जाएगा? फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं दे रखी, क्योंकि लिस्ट 1 लिस्ट 2 में सिर्फ इतना सा ही पार्ट दे रखा है। तो आप वैसे मैच करते तो वैसे आपको समझ में आ जाता कि सेकंड इसका पार्ट है, थर्ड इसका पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे आपको डी आंसर दिखता कि ए का सेकंड, बी का थर्ड, तो सी का फोर्थ ही होता। सीधी सी बात है, क्योंकि चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस एक पर्टिकुलर लिमिट तक एग्जेम्प्ट होता है और बाकी क्या होता है? टैक्सेबल होता है, एक्सेप्शन अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। तो आपको वैसे ही पता चल गया कि सी का फोर्थ होगा। लेकिन फिर भी मैं हिंट बता देता हूँ। मैंने आपको है ना जब फुली एग्जेम्प्ट बताए थे अलाउंसेस, तो उसमें क्या बताया था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, किसी एम्प्लॉय को बाहर, जो बाहर आउटसाइड इंडिया क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, तो सैलरी तो टैक्सेबल होती है बताया था, लेकिन अलाउंसेस परक्यूजिट्स क्या होते हैं? एग्जेम्प्ट होते हैं। तो जनरली शायद इसी के लिए दे रखा होगा, फॉरेन अलाउंस फॉर रेंडरिंग सर्विसेज अब्रॉड, कि एम्प्लॉय क्या कर रहा है? बाहर सर्विस दे रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अपॉइंट किया होगा और उसको जो अलाउंस मिले बाहर तो वो जनरली क्या होते हैं? एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस आपको पता है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर चिल्ड्रन से रिलेटेड है, तो 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। 100 रुपीज़ किस में था? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में था। और ये उसके हॉस्टल के एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, तो उसमें था 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन एग्जेम्प्ट है, और बाकी जो अमाउंट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। सेकंड देखिए सेकंड जो है ये बोल रहा था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो मैक्सिमम स्टेचुटरी अमाउंट है जो एक्ट में बताया गया है कि इतने तक एग्जाम्पशन मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती, क्योंकि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग हम बोलते हैं। तो आपको पता है कि इसमें जब मैंने बताया था तो 2 पॉइंट बताए थे, एक तो एक्चुअल जो कंपनसेशन मिला और 5 लाख, और 2 पॉइंट और थे कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वो एक बार जाके देख लेना, क्योंकि देखिए डिटेल तो वहीं कवर करोगे, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सेकंड का सी, 5 लाख। पीडीएफ वही है, यानी जहाँ पे मैंने अभी आपको पेंशन वाली पीडीएफ का पार्ट बताया या प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का बताया, उसी के अंदर ये टॉपिक कवर था, जाके चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा मैंने वहाँ पे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन भी बताया था और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का भी पार्ट बताया था। तो सेकंड का आपका सी है। थर्ड देखिए सिंपल सा है, वो पिछली वीडियोज वाले आ गए, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था पहले भी कवर। इफ एन एसएससी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इन दैट केस सेल बी। अब देखिए एग्रीकल्चरल इनकम वाले पार्ट में मैंने इसको करवा दिया था, टी से रिलेटेड बात कर रहा था, 60-40 आपको पता है। तो 60% एग्रीकल्चरल और 40% नॉन एग्रीकल्चरल, मतलब बिजनेस इनकम। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम है 60%, थर्ड का बी।
ये देखिए जनवरी 17 में आया था, कितना सिंपल था। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ भी सिंपल है पर लोगों को क्या है पता नहीं, कभी कभी दिक्कत हो जाती है और गलत बता देते हैं। देखिए आपको प्रोविजन आने चाहिए, बस सीधी सी बात है। एक्स इज एम्प्लॉयड इन ए प्राइवेट कंपनी एट ए सैलरी ऑफ 70,000 पर मंथ। 70,000 इंटू 12 कितने होते हैं? 8,40,000, ये याद रख लीजिए। और ये बोल रहा है कि डीए कितना है? 10,000 पर मंथ एस डीए। अब देखिए हमें हाउस रेंट अलाउंस का ये क्वेश्चन है, तो आप देखिए डीएनएस अलाउंस या डीएनएस पे की बात कर रहा है तो कब आता है? जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, तो इसको छोड़ दीजिए, काम ही नहीं आएगा क्योंकि कहीं दे ही नहीं रखा, आगे पढ़ के देख लेना। ही रिसीव ₹2,000 पर मंथ एस एच आर ए, तो 2,000 इंटू 12 कितना होता है? 24,000 साल का एच आर ए मिल रहा है, ठीक है। ही पेड ₹2,500 इंटू 12, यानी 2,500 पर मंथ, तो इंटू 12 कितना हो गया? 30,000 रुपीज़। क्या हो गया? हाउस रेंट पे करा, एक्चुअल रेंट पेड कितना करा है? 30,000 किया। व्हाट इज एग्जम्प्टेड पोर्शन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस? तो इतना डीप में जाने की जरूरत ही नहीं थी, सीधी सी बात है, एग्जाम्शन में क्या बोलो, एक्चुअल एच आर ए कितना मिला? 24,000, ठीक है। 40% और 50% ऑफ सैलरी, तो मान के चलिए कि ये जयपुर में रह रहा है, ये मेट्रो सिटी में नहीं रह रहा, या दूसरी सिटी में रह रहा है जो मेट्रो सिटी नहीं है, तो 40% ऑफ सैलरी निकाल लीजिए, 8,40,000 का 40%। अब सैलरी में क्या आता था? बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन। डीए क्यों नहीं लिया? क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं माना, कहीं दे ही नहीं रखा लिखा हुआ, तो सीधी बात है लेंगे ही नहीं। और कमीशन है ही नहीं कहीं पे, तो 8,40,000 का 40% ले लिया। और सी वाले केस में देखिए रेंट पेड, रेंट पेड कितना है? 30 माइनस 10% ऑफ सैलरी, 8,40,000 का 10% कितना था? 84, तो 30 माइनस 84। तो सी वाली कंडीशन थी क्या? एक्सिस ऑफ रेंट पेड अबाउट 10% ऑफ सैलरी। अगर वो एक्सिस है तब जाके लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सिस है ही नहीं, तो सीधी सी बात है नेगेटिव तो लेते नहीं है, नील लेंगे। तो एक्चुअल एच आर ए 24, 8,40,000 का 40% और नील, विच आर इज लेस? नील। तो सीधी सी बात है एग्जाम्शन क्या होगी? नील। अगर आपको देखना है, देखिए मैंने तो ये बोल के इसलिए बताया ताकि आपको ये पता चले कि आप वर्बली भी कर सकते हो फटाफट। तो वैसे मैंने यहाँ पे आंसर कवर कर दिया कि एच आर ए कितना मिला? 24। ये मिनिमम देखिए जो मैंने बताया कि 70 इंटू 12 क्यों करा है? 840, या डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया, ये मत सोचना कि ऐसे क्यों करा है। तो 840 का 40%, 40% क्यों करा है? ये मान के चला है कि मेट्रो सिटी में नहीं रहता, मेट्रो सिटी में उसका जो रेंट, जो भी रेंटेड रूम लिया है या अकोमोडेशन लिया है, ठीक है, वो किस में लिया है? अदर सिटी में लिया है, मेट्रो सिटी को छोड़ के। रेंट पेड देखिए 30 माइनस देखिए 8,40,000 का 10%, 84, तो 30 में से 84 गए नील, तीनों में से जो कम है वो नील है, सीधी सी बात। तो 24 में नील गए। टैक्सेबल, टैक्सेबल पूछता तो ये होता, लेकिन क्या पूछा? एग्जाम्पशन कितनी है, तो हम क्या बोलेंगे? नील है, इसलिए अपना आंसर क्या होगा? नील, नील बटा नील। तो फोर्थ का डी। फिफ्थ देखिए ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज, अब देखिए बोल रहा है एग्जाम्प्टेड अप टू ₹350। आप देखिए जुलाई 16 का है, तो प्रोविजंस उस अकॉर्डिंग है। अब मैंने चेंज नहीं करा ऑप्शन, मैं क्यों चेंज करूँ फालतू में, क्योंकि मुझे पता है कि ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या होगी? आपका फिफ्थ का सी पार्ट फुली एग्जेम्प्टेड होती है, तो मुझे ये अमाउंट चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं यहाँ पे 20 लाख बोल देता। अब आपके करंट परस्पेक्टिव में आज के हिसाब से क्या आया था? एग्जेम्प्टेड अप टू ₹20 लाख। अब ये जो अमाउंट है ना पहले के हैं, पहले एग्जाम्शन ये मिलती थी, और मैक्सिमम जो अमाउंट था पहले 10 लाख था 20 से पहले, अब क्या हो गया? 20 हो गया। तो इसलिए पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो ग्रेचुटी वैसे भी फुली एग्जाम्प्ट होती है, तो इन ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं थी। तो हम क्या बोलेंगे? फिफ्थ का क्या आएगा? आपका सी पार्ट आएगा। अगला देखिए, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद दोज ऑफ लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द करेक्ट कोड। जुलाई 16। अब इसमें भी क्या बताना, क्योंकि देखिए ये तो क्या है, सेक्शन एक तरीके से आपको याद रखने पड़ेंगे। हाँ, अगर देखिए आपको कैसे याद रखना पड़ेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस अगर आपको पता रहता, जो कि मैंने बहुत बार आपको सेक्शन 6 बताया, उसका 6 सबसेक्शन 1 इंडिविजुअल के लिए है, फिर सबसेक्शन 2 एचयूएफ के लिए, फिर कंपनी का पार्ट आता है, इस तरीके से मैंने आपको बताए थे। अगर ध्यान हो तो 6 का सबसेक्शन 1, 6 का सबसेक्शन 2, तो आपको ध्यान आ जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम लोगों को याद रहती है सेक्शन 10, लेकिन उसमें सेक्शन 10 क्या था आपका? सब सेक्शन 1 वाला पार्ट आता है। तो देखिए अगर आपको सिर्फ यही पता रहता तो आपका जो आंसर होता वो क्या होता? बी होता। क्यों? क्योंकि और कोई है ही नहीं। तो कभी कभी सिंपल भी आते हैं मैचिंग वाले, कि अगर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन पता है तो आप उसके थ्रू भी पूरा का पूरा आंसर करेक्ट कर सकते हो। देखिए बी का थर्ड, ए में थर्ड आ रहा है, बी में फोर्थ आ रहा है। हाउस रेंट अलाउंस के लिए आपको क्या बताया था मैंने? ये वाला पार्ट बीच में कहीं ना कहीं आता रहेगा, आपको और समझ में आता जाएगा। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, नहीं तो वहाँ पे जाइए पीडीएफ में, उसके ऊपर ऊपर मैंने सेक्शन लिखे हुए हैं, आपको पता चल जाएगा। ग्रेचुटी का जो होता है वो क्या होता है जनरली? आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसका जो आंसर होगा, कहाँ जा रहा हूँ मैं भी, सिक्स का जो अपना आंसर होगा वो होगा बी, 3412। अब 7 देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। तो ये बोल रहा है सैलरीज में कौन सा ये जो पार्ट है वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक।
देखिए ये देखिए क्या बोला, रेमुनरेशन पे टू द लेक्चरर ऑफ ए कॉलेज फॉर सेटिंग ए क्वेश्चन पेपर बाय यूनिवर्सिटी। अगर उसको सैलरी मिलती, ठीक है, यूनिवर्सिटी से जो नॉर्मल उसको मंथली सैलरी मिलती है, वो फिर भी क्या है, इनकम अंडर द हेड सैलरीज में जाती है। लेकिन यहाँ पे तो क्या कर रहा है, एक तरीके से वो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है और उससे रिलेटेड उसको रेमुनरेशन मिल रहा है। तो ये इसका रेगुलर काम नहीं है, ये एक तरीके से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो मेंबर होते हैं, उनको जो भी सैलरी मिलती है वो किस में जाती है, वो जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो ये दोनों पार्ट नहीं है। सी देखिए, कमीशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय डायरेक्टर, एम्प्लॉय डायरेक्टर, डायरेक्टर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के फॉर्म में, एम्प्लॉय की कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा और एम्प्लॉय के फॉर्म में उसको कमीशन मिल रहा है, तो ये सैलरी वाले पार्ट में जाएगा। तो ये बोल रहा है फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर हेड सैलरीज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो अदर सोर्स में जो दो जा रहे हैं ए और बी, वो आएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, डी, बोथ ए एंड बी अबव, बोथ ए एंड बी अबव। तो सेवंथ का क्या होगा आपका, डी होगा। क्योंकि जो सी पार्ट है वो सैलरी में जा रहा है, हमें क्या पता करना है जो सैलरी में नहीं जा रहे, तो ए और बी, क्योंकि वो किस में जा रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, इसलिए आंसर क्या होगा सेवंथ का, डी। अब एट्थ देखिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव सैलरी नॉट चार्जेबल टू टैक्स एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज। तो देखिए इसका आंसर तो क्या होगा, 3 लाख रुपीज़, क्योंकि आपको पता है कि इसमें आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन पता करना है, ठीक है। तो एट्थ का अपना होगा डी। 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। इस बार टैक्सेबल बोल दिया, सेवंथ वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, नॉट टैक्सेबल। तो देखिए इसी के पार्ट है, क्या बोल रहा है, सैलरी रिसीव्ड बाय ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मैंने क्या बताया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो इस बार अपना ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या बोल रहा है, कौन सा सैलरीज के अंदर टैक्सेबल है। कमीशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, बिल्कुल है, मैंने आपको बताया था अभी। तो नाइन्थ का अपना बी आंसर। पर और भी देखिए, फैमिली पेंशन रिसीव्ड, देखिए फैमिली पेंशन रिसीव्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है, आर्म फोर्सेस के पर्सन को मिल रहा है तो वो एग्जाम्प्ट है, मैंने आपको बताया था। चलो आपको दिखाई देता हूँ, फ्यू मोर पॉइंट्स बताए थे। पेंशन वाली पीडीएफ वही पीडीएफ है, देखिए बार बार पीडीएफ आपकी सेकंड नंबर की बहुत बार चल रही है, पार्ट 7 की। तो फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर ऑफ आर्म फोर्स एग्जाम्प्ट, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय की डेथ के बाद अगर फैमिलीज को मिल रही है, यानी फैमिली के मेंबर्स को मिल रही है पेंशन, वो फैमिली पेंशन कहलाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिल जाती है कि इस पेंशन का 1/3 या 15,000 दोनों में से जो कम हो उतना आपको एग्जम्पशन मिल जाती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। एग्जम्पशन तो क्या बोलिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, और बाकी पार्ट क्या बन जाता है, टैक्सेबल बन जाता है। तो किस में जाएगा ये, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, अगर नॉर्मल मानेंगे। तो इसका मतलब ये सैलरी वाले पार्ट में नहीं जा रहा, तो सैलरी वाले पार्ट में सिर्फ बी जा रहा है। तो देखिए ए एंड बी अबव तो होगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ बी है। तो अपना नाइन्थ का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी, जो कि टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरीज में। 10th, मिस्टर पी इज ए सी ए, मिस्टर पी का एक सी ए इज एम्प्लॉय ऑफ पीसी लिमिटेड। अब देखिए वो एम्प्लॉय है पीसी लिमिटेड का, एम्प्लॉय, तो इसका मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। एंड इज वर्किंग एज एन इंटरनल ऑडिटर हैविंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज विद पीसी लिमिटेड। अब देखिए इंटरनल ऑडिटर के फॉर्म में काम कर रहा है, तो एक एम्प्लॉय के फॉर्म में काम कर रहा है। इंटरनल ऑडिटर, स्टेचुटरी ऑडिटर नहीं है। पहली बात तो जिस कंपनी का वो एम्प्लॉय होगा वहाँ पे स्टेचुटरी ऑडिटर तो बन ही नहीं सकता, तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर तो बन सकता है, आपको पता है, ठीक है। हैविंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस विद पीसी लिमिटेड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस भी है, ये भी मैंने बताया था कंडीशन की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए। इसका मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। मिस्टर पी रिक्वेस्ट पीसी लिमिटेड टू शो हिज सैलरी एज इंटरनल ऑडिट फी, वो रिक्वेस्ट क्या करता है कि इसको सैलरी मत दिखाओ, इंटरनल ऑडिट फी दिखाओ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। द अमाउंट शैल बी टैक्स। अब देखिए इसको दिखाने से कुछ थोड़ी होगा कि कंपनी को बोल रहा है कि इंटरनल ऑडिट फी के फॉर्म में दिखाओ मेरी सैलरी को, तो कंपनी तो इसको ऑडिट फी में दिखाएगी। लेकिन मिस्टर पी के लिए वो क्या होगा, मिस्टर पी के लिए तो सैलरी होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बोल रहा है अमाउंट शैल बी टैक्स अंडर द हेड, तो हम क्या बोलेंगे, सैलरी में, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज भी है और यहाँ पे बोल भी दिया कि वो उसका एम्प्लॉय है और इंटरनल ऑडिटर के फॉर्म में है। तो जो भी उसको इंटरनल ऑडिट फी मिलती है किससे, पीसी लिमिटेड से, किसको मिलती है, मिस्टर पी को जो सी है, तो उसके किस हेड में जाएगी, सैलरीज वाले पार्ट में जाएगी। तो 10th का आपका ए है। 11 देखिए, इनकम इज टैक्सेबल एज सैलरी इनकम व्हेन देयर इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, बिल्कुल ठीक। हाउएवर इन वन एक्सेप्शनल केस इनकम इज टैक्सेबल एज सैलरी इवन इन द एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप विच इज। देखिए तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक एक्सेप्शनल केस बताइए जिसमें चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं हो तब भी वो सैलरी में जाएगा,
तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। प्रोफेसर ऑफ ए कॉलेज, तो यूनिवर्सिटी और टीचर या प्रोफेसर की जो बात कर रहा है, यानी स्कूल और टीचर, यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज के प्रोफेसर है, उनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप तो होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल केस बोला है। पार्टनर ऑफ फर्म, ये तो जनरली क्या होगा, फर्म के जो भी पार्टनर उसको जो हिस्सा मिलता है प्रॉफिट का, रेमुनरेशन का जो भी पार्ट है, वो तो उसके किस में जाता है, पीजीबीपी में, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाता है। तो ये तीनों तो आएंगे नहीं। तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी जजेस हैं उनका ऊपर कोई एम्प्लॉयर नहीं होता, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं माना जाता। तो फिर भी ये सैलरी वाले पार्ट में इनको जो भी अमाउंट मिलता है, जो भी इनको सैलरी मिलती है, वो अंडर द हेड सैलरी वाले पार्ट में ही जाएगी, वो अदर सोर्स में नहीं जाएगी। तो 11th का क्या होगा, डी। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जो कि किस में जाएगी, टैक्सेबल एज ए सैलरी जाएगी। चाहे ये देख लीजिए, मैंने आपको इसमें बताया भी हुआ है, ये रहा, रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय जजेस इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज इवन दो दे आर नॉट हैविंग एनी एम्प्लॉयर, चाहे उनका कोई एम्प्लॉयर हो भी नहीं, तब भी एक तरीके से उनके किस में जाएगी, वो सैलरीज वाले हेड में ही जाएगी। और आपको बताया नहीं, इनके मैंने अलाउंस आपको बताए थे, वो एग्जाम्प्ट होते हैं। समचुरी अलाउंस हो गया, रेंट फ्री एकोमोडेशन से रिलेटेड अलाउंस हो गया, वो एक तरीके से क्या हो गया, एग्जाम्प्ट हो गया। तो 11th का अपना क्या होगा, अभी डी वाला पार्ट होगा। अब 12 देखिए, सैलरी इज डीम टू अक्रू एट द प्लेस वेयर। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सैलरी इज डीम टू अक्रू एट द प्लेस वेयर, तो आपको पता है कि जहाँ पे सर्विसेज दी गई हैं वहाँ पे ये डीम टू बी अक्रू मानी जाएगी। मैंने आपको एक बताया था प्लेस ऑफ अक्रूअल ऑफ सर्विस, एक मिनट आपको दिखाई देता हूँ। देखिए ये रहा पार्ट 6 अपनी पीडीएफ याद रखना, ये यानी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट 1 है, ये पार्ट 6 नंबर की पीडीएफ है, पार्ट 6 और उसके सब पार्ट 1, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी की पहली पीडीएफ है। इसमें देखिए बोला प्लेस ऑफ अक्रूअल ऑफ सैलरी, सैलरी विच इज रिसीव्ड इन इंडिया और अर्न इन इंडिया शैल बी टैक्सेबल इन हैंड ऑफ ऑल असेसी वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, सैलरी इज डीम टू बी अर्न इन इंडिया। और देखिए वैसे भी आपने मेरे से पहले ही जब मैंने आपको वो टैक्स इंसिडेंस बताया था उसमें भी समझ गए थे। तो सैलरी इज डीम टू बी अर्न इन इंडिया प्रोवाइडेड द सर्विस इज रेंडर्ड इन इंडिया। तो ये बोल रहा है कि वो किस प्लेस पे की जाती है, जहाँ पे सर्विस रेंडर्ड की गई है। इंडिया में कब मानी जाएगी, अगर इंडिया में दी गई है। रेस्ट पीरियड और लीव पीरियड विच इज प्रेसिडेड और सक्सीडेड बाय द सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया एंड फॉर्म पार्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी मैंने बताया था। एक्सेप्शन पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि एक्सेप्शन में तो क्या होगा, जरूरी नहीं है हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको क्या करा, बाहर अपॉइंट किया, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया भी हो और आपको बाहर अपॉइंट किया, तो जो भी सैलरी है वो क्या मानी जाएगी, इंडिया में ही अक्रू मानी जाएगी, चाहे सर्विस का प्लेस क्या हो, बाहर हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ वर्क। ये आपने एक्सेप्शन वाले पार्ट में देखा था, ये देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा पेंशन पेबल आउटसाइड इंडिया टू सर्टेन कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड जजेस हु परमानेंटली रिसाइड आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी डीम टू अराइज और अक्रू इन इंडिया, तो वो इंडिया में अक्रू अराइज नहीं मानी जाएगी, बाहर टैक्सेबल मानी जाएगी। तो एक तरीके से इसमें तो इंडिया में मान ली गई, जबकि मिल का रही है बाहर, और इसमें क्या बोल रहा है, बाहर मिल रही है एक तरीके से, जो भी पेंशन का पार्ट हो गया, ठीक है, जो सर्टेन कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और जजेस के लिए, तो वो क्या माना जाएगा, शैल नॉट बी डीम टू अराइज और अक्रू इन इंडिया, ये नहीं माना जाएगा। तो एक्सेप्शन को छोड़िए, नॉर्मल सोचिए, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो नॉर्मल देख रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव में क्या हो गया, सर्विसेज आर रेंडर्ड, ये नहीं आएगा पेमेंट फॉर सर्विसेज रिसीव्ड, सैलरीज डीम टू अक्रू, क्योंकि डीम टू अक्रू की बात कर रहा है। अगर पेमेंट फॉर सर्विस रिसीव होती है तो जहाँ रिसीव हो गई, सीधी सी बात है, वहाँ पे होगी, इंडिया में रिसीव हो गई तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, किसके लिए, रेसिडेंट के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, नॉट ऑर्डिनरी के लिए और नॉन रेसिडेंट के लिए। ये आपने देखा था जब भी आपने रेसिडेंशियल स्टेटस देखा, उसके बाद टैक्स इंसिडेंस का पार्ट देखा। लेकिन अभी हमें सिर्फ ये पता करना है कि सैलरीज डीम टू अक्रू एट द प्लेस वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड, तो 12th का बी पॉइंट, ठीक है, क्योंकि और कोई केस दे ही नहीं रखा। अब 13 देखिए, अंडर सेक्शन 15, ये मैंने बताया था बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन है सैलरी का। बेसिस ऑफ चार्ज में क्या बताया था, ड्यू और रिसिप्ट विच इज अर्लियर, तो 13 का आपका क्या होगा, सी, अर्लियर ऑफ ए और बी, रिसिप्ट और ड्यू विच इज अर्लियर, उस बेसिस पे सैलरी क्या होती है, चार्ज होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एडवांस सैलरी भी क्या होती है, उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाती है जिस ईयर में मिल रही है। वैसे ही एरियर ऑफ सैलरी, अगर वो पिछले किसी प्रीवियस ईयर में सैलरी चार्ज नहीं हुई, टैक्सेबल नहीं हुई, तो वो पिछले साल टैक्सेबल हो जाएगी जब वो मिलेगी, ठीक है। और पिछले साल की जो ड्यू है, जो चाहे आउटस्टैंडिंग है, वो तो टैक्सेबल होगी ही होगी। तो रिसिप्ट या ड्यू दोनों में से जो पहले हो। फिर 14 का देखिए क्या बोल रहा है, मिस्टर पी, जो कि कह रहा है हु इज़ एंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ टुक एडवांस सैलरी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फॉर अप्रैल एंड मई 2020 अलॉन्ग विथ सैलरी ऑफ March 20 ऑन 31st March 20।
ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर पी फॉर असेसमेंट ईयर 2021 शैल बी। अब देखिए आप कंफ्यूज क्या होगे कि मैंने असेसमेंट ईयर दे दिया, हमें पता है कि हमें ग्रॉस सैलरी जो देखनी पड़ेगी वो प्रीवियस ईयर 1920 की। अब सोचिए 31 मार्च 20 को मार्च 20 की सैलरी के साथ, और सैलरी कितनी है 10,000 पर मंथ, आपको जनवरी की सैलरी मिलती है, जनवरी 19 की, वो जनवरी 19 बोल रहा हूँ सॉरी, अप्रैल 19 की सैलरी मिलती है, क्योंकि अप्रैल से मार्च देखना है ना, तो अप्रैल के बाद मई आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया, ऐसे करके करके मार्च 20 आ गया। मार्च 20 के साथ आपको अगले साल मतलब 2021 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो अप्रैल और मई है ये वाला, इसकी भी सैलरी मिल गई। तो इसका मतलब इस साल की आपको 120 तो मिली, प्लस अप्रैल और मई की 10 + 10 ये भी 20 मिल गए, तो टोटल मिला के कितने मिले 140, सीधी सी बात है। तो आपको मैंने क्या बताया, एडवांस सैलरी भी उस साल में टैक्सेबल हो जाती है जिस साल मिली। तो आपको कब मिली, मार्च 20 में। मार्च 20 का मतलब क्या हो गया, प्रीवियस ईयर 1920 में मिली। सोचिए ना, देखिए अप्रैल से लेके मार्च है, सिंपल सी बात है, तो अप्रैल से फरवरी की आपको सैलरी मिल गई होगी, मतलब 11 महीने की आपको सैलरी मिल गई होगी। तो 1,10,000 तो आपको मिल गए, 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 11, 10,000 इंटू 10 बोल रहा हूँ सॉरी, 10,000 इंटू 11, तो 1,10,000 आपको मिल गए। और मार्च में आपको जो 10,000 मिलने थे उसके साथ आपको अप्रैल और मई के भी मिल गए, तो अप्रैल और मई के मतलब कितने हो गए 20,000, 10 + 10, तो ये 30 मिल गए। तो 1,10,000 + 30 1,40,000, तो अपना आंसर क्या होगा 14th का बी। ठीक है, 14th का आंसर क्या होगा अपना बी। अब 15 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, सैलरी ऑफ मिस्टर पी इज ₹10,000 पर मंथ। मिस्टर पी हैड टेकन सैलरी, हैड टेकन ले ली थी पहले ही सैलरी इन एडवांस फॉर अप्रैल टू जून 19 इन मार्च 19 itself। ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर पी फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब देखिए असेसमेंट ईयर 21 मतलब 20 और 21 मतलब प्रीवियस ईयर 19 और 20। तो आप ऐसे सोचिए कि 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20। अब ये बोल रहा है कि जो अप्रैल से जून 19 की थी, अप्रैल मई जून इनिशियली ठीक है, वो कब ले ली थी उसने, मार्च 19 में। मार्च 19 का मतलब क्या हो गया कि प्रीवियस ईयर 18-19 में वो टैक्सेबल हो गई होगी। कौन सी, अप्रैल की, मई की और जून की। तो यानी करंट वाली वो पिछले साल ही टैक्सेबल हो गई थी, क्योंकि पिछले साल वो क्या थी, एडवांस थी, अप्रैल मई जून की। तो वो इस साल टैक्सेबल नहीं होगी, तो इस साल टैक्सेबल क्या होगी, जुलाई से लेके मार्च। तो अप्रैल मई जून की हटा दीजिए, तो आप 10,000 इंटू 3 30,000 हटा दीजिए, बाकी 9 मंथ का आपका 90,000 रुपीज़ का टैक्सेबल हो जाएगा। तो 15 का क्या आएगा आपका डी, क्योंकि अप्रैल से जून की पिछले साल ही क्या हो गई थी, क्योंकि वो मार्च 19 में मिल गई थी, मतलब 18-19 में ही वो टैक्सेबल हो गई थी, क्योंकि उस वक्त वो एडवांस सैलरी के फॉर्म में थी। तो इस साल प्रीवियस ईयर 1920 में जुलाई से लेके 31 मार्च 10,000 इंटू 9 मंथ 90,000 रुपीज़ टैक्सेबल हो जाएगी। तो 15 का आपका क्या आएगा डी। 16 देखिए, फॉरगोन सैलरी, ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए एक तो आपने क्या कर दिया, गवर्नमेंट के यानी पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने जनरली छोड़ दी, या गवर्नमेंट को आपने दे दी, सरेंडर कर दी, तो वो जनरली एक तरीके से क्या होगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन बाकी सारे केसेस में क्या होती है, वो टैक्सेबल होती है। ये नहीं कि आपने छोड़ दिया तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि इसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाता है। याद रखना, क्या माना जाता है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम की। आपको मिल गई, अब चाहे आप किसी को भी दे दो वो टैक्सेबल होगी, लेकिन किसको छोड़ के, गवर्नमेंट को छोड़ के। अगर आपने गवर्नमेंट को दे दी या पब्लिक इंटरेस्ट में दे दी तो वो एग्जेम्प्ट होती है। तो फॉरगॉन सैलरी इज एग्जेम्प्ट इफ सरेंडर टू गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक। टैक्सेबल इन अदर केस, बाकी सारे केसेस में टैक्सेबल होती है। अगर गवर्नमेंट को दे दी तो एग्जेम्प्ट है, और बाकी सारे केसेस में टैक्सेबल। जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम, तो डाइवर्जन नहीं है, इसे एप्लीकेशन बोलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इनकम आपकी टैक्सेबल होती है। तो 16 का आपका क्या होगा, डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। और इसको अगर आपको देखना है तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रुकिए। ये मैंने वही पार्ट 6 वाली पीडीएफ इनकम फ्रॉम सैलरी का जो यानी पार्ट 1 है उसमें सैलरी वाला पार्ट बताया था। देखिए बेसिस ऑफ चार्ज है, जिसमें मैंने अभी आपको क्वेश्चन भी कराया, ड्यू या रिसिप्ट बेसिस विच इज अर्लियर। उससे पहले फोरगोइंग ऑफ सैलरी दे रखा है। वन सैलरी हैज बीन अर्न बाय एन एम्प्लॉई, इट्स सब्सिक्वेंट वेवर डज नॉट मेक इट एग्जाम फ्रॉम टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, सच वेवर शैल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ द इनकम। Note, however, when an employee opt to surrender his salary to the central government under Section 2 of Voluntary Surrender of Salary Act 1961, the salaries so surrendered shall not be taxable। अब देखिए ये वाला पार्ट भी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि वॉलंटरी अगर वो सरेंडर कर देता है तो ये आपको पता चल गया, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, एग्जेम्प्ट इफ सरेंडर टू गवर्नमेंट, और टैक्सेबल बाकी सारे केसेस में। एप्लीकेशन ऑफ इनकम ऑल ऑफ द वो आ जाएगा। इस तरीके से नॉर्मल सोचना है। सारे प्रोविजन मैंने कवर करवाए हुए हैं,
17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज फुली एग्जम्प्ट। ये बोल रहा है कि कौन सा अलाउंस फुली एग्जम्प्ट होगा। देखिए ओवर टाइम तो टैक्सेबल होता है, मेडिकल फिक्स मेडिकल भी टैक्सेबल होता है, और HRA पार्टली टैक्सेबल होता है, मतलब कुछ एग्जम्पशन मिल जाती है, जैसे हमने इक्वेशन देखा था, तो एग्जम्पशन मिल जाती है, नहीं भी मिले तो फुली टैक्सेबल हो सकता है। लेकिन कभी कभी हम क्या बोलते हैं, एग्जम्पशन मिलती ही है ज़्यादातर, तो पार्टली टैक्सेबल रहता है। यहाँ पे बोल रहा है फुली एग्जम्प्ट कौन सा है, तो अलाउंसेस पेड बाय UNO, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। उसने क्या करा, अपने एम्प्लॉयज़ को जो भी अलाउंस पेड किया है वो फुली एग्जम्प्ट होता है। तो 17 का क्या होगा, सी। 18 ये बोल रहा है HRA इज गिवन अंडर सेक्शन। अब इसमें क्या बताना, ये आएगा आपका ये वाला पार्ट, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A एंड रूल 2A, तो 18th का आपका ए आएगा। 19 देखिए, सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया इज डीम टू अक्रू। देखिए मैंने आपको बताया था ये सैलरी पेड वाला, अभी अभी जस्ट बताया प्लेस ऑफ अक्रूवल, उसमें यही बताया कि गवर्नमेंट ने जो सिटीजन ऑफ इंडिया यानी नॉन रेसिडेंट पर्सन को सर्विसेज के बदले में सैलरी दी, क्योंकि वो कहाँ दे रहा है, बाहर सर्विसेज दे रहा है, वो क्या मानी जाएगी, डीम टू अक्रू इन इंडिया मानी जाएगी। तो 19 का क्या होगा, ए होगा, और आपको पता है कि वो टैक्सेबल होता है, ठीक, तो 19 का ए। 20 देखिए, अब इनिशियल लिंक अलाउंसेज और परक्यूट्स पेड आउटसाइड इंडिया बाय GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया। तो मैंने क्या बताया, सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होती है, लेकिन अलाउंसेज या जो भी परक्यूट्स है वो क्या होते हैं, फुली एग्जम्प्ट होते हैं। पिछली वीडियो में ही मैंने आपको अलाउंसेज वाले पार्ट में बताया हुआ है, तो इसका क्या होगा, 20 का आपका बी होगा। अब देखिए 21 ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मैंने आपको क्या बताया था कि हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को छोड़ के बाकी सबके लिए टैक्सेबल होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है, टैक्सेबल होते हैं, लेकिन किसको छोड़ के, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को छोड़ के। हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय के लिए कहाँ तक एग्जम्प्ट होते हैं, 3200 रुपीज़ पर मंथ तक एग्जम्प्ट होते हैं। इसका मतलब जैसे मान के चलिए कि 4000 रुपीज़ पर मंथ उन्हें अलाउंस मिला, तो बाकी उनका 800 ही टैक्सेबल होगा। खर्च किया है चाहे नहीं किया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने स्पेशल अलाउंसेज में पार्टली टैक्सेबल में स्पेशल अलाउंस में दो पार्ट बताए थे, ए और बी। ए में बताया था कि अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है, इररेलीवेंट है, और बी में क्या बताया था, अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर रेलिवेंट है। तो ये एक तरीके से इररेलीवेंट का पार्ट ही है। सीधी सी बात है, आपको जितना मिला उसमें से आप कितना भी खर्च करो, ज़्यादा करो कम करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एग्जेम्पशन जहाँ तक की मिली हुई है उसके ऊपर का पार्ट टैक्सेबल होगा। तो आपको अगर ज़्यादा मिला है तो बाकी जो पार्ट वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखिए ऑलवेज टैक्सेबल तो नहीं होता, क्योंकि कुछ केसेस में नहीं है। किस केसेस में, एग्जाम टू हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय अप टू ₹3200 पर मंथ, ऑलवेज टैक्सेबल एक्सेप्ट टू हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो बी और सी। 21 का क्या बोलेंगे, बोथ बी एंड सी, ठीक। अब देखिए अगला है आपका 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन फॉर HRA। आप सोचिए कि इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें कौन सी कंडीशन नहीं है कि जब भी आप HRA की एग्जम्पशन क्लेम करते हैं तो एम्प्लॉय इज इन द रिसिप्ट ऑफ HRA। तो आपको पता है कि पिछले साल आपको HRA मिलनी चाहिए, जिस साल एक तरीके से आपने क्या करा है, रेंटेड रूम लिया है, या जहाँ पे भी आपने रेंटेड अकोमोडेशन हायर किया है, जिस भी सिटीज़ में आप पर्टिकुलर रह रहे हो। फिर आपको बोल रहा है लोकेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। देखिए एम्प्लॉयर की लोकेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट का प्लेस नहीं होता, जहाँ पे आप रह रहे हो, प्लेस ऑफ रिसाइड, कहाँ पे आप रह रहे हो, वो मेन डिटरमिन पार्ट है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस है ना, जो भी जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस सिटी में आप रह रहे हो, जहाँ पे आपने एक तरीके से रेंटेड रूम लिया है, वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो लोकेशन ऑफ द एम्प्लॉयर इंपॉर्टेंट नहीं है कि जहाँ पे आपने जॉब की है, यानी जहाँ पे आप रह रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन, तो बी आंसर, लोकेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। ये सी फिर भी सही है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयज ग्रेटर देन 10% ऑफ सैलरी, अभी मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें भी आपको बताया। अब देखिए डी भी बिल्कुल ठीक है, ये बात कर रहा था मैं, लोकेशन ऑफ द अकोमोडेशन ऑफ द एम्प्लॉय, प्लेस ऑफ रेसिडेंस कि कहाँ पे उसने रेंटेड रूम लिया है, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार आपको बता ही देता हूँ मैं। पार्ट 8 नाम की PDF थी, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी की थर्ड PDF थी, उसमें मैंने आपको नोट्स में HRA के नोट्स में बताया था, ये रहा, डिडक्शन फ्रॉम HRA डिपेंड ऑन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, अमाउंट ऑफ HRA, प्लेस ऑफ रेसिडेंस नॉट द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये नहीं, ठीक है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय, ये आ गया। इसके अलावा देखिए गेट्स HRA, कब HRA गेट्स कर रहा है, सैलरी शैल बी डिटरमिन ऑन ड्यू बेसिस फॉर द पीरियड फॉर विच द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइज रेंटेड अकोमोडेशन इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल जो रेंटेड अकोमोडेशन लिया है उसके बेसिस पे सैलरी का पार्ट ड्यू बेसिस पे आएगा, एंड गेट्स HRA, जिस पिछले साल में उसको HRA मिल रही है उस बेसिस पे। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, इसका जो 22 का पार्ट है वो क्या आएगा, बी।
कि एम्प्लॉयर की लोकेशन के बेसिस पे एचआरए के एग्जाम्शन का पार्ट नहीं देखा जाता, बल्कि कहाँ रह रहा है उसके बेसिस पे देखा जाता है। तो 22 का अपना है बी। अब देखते हैं 23, बोनस इज टैक्सेबल एज सैलरी इनकम ऑन बेसिस। देखिए ये मैंने आपको बताया था रिसिप्ट बेसिस पे होता है, तो वो पर्टिकुलर बोनस वाले पॉइंट में जाके देखना, जब मैंने ना कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी का फॉर्मेट बताया था उसके साथ मैंने नीचे बेसिक सैलरी बताया था, फ़ी बताया था, बोनस बताया था, कमीशन बताया था। तो बोनस में जाके देखना मैंने लिखा हुआ पॉइंट में कि ये रिसिप्ट बेसिस पे होता है ना कि ड्यू बेसिस पे। ठीक है, सैलरी तो चलो फिर भी ड्यू या रिसिप्ट विच इज अर्लियर होती है, लेकिन जो बोनस होता है वो हमेशा रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होता है। कि 4 साल पहले कोई बोनस ड्यू था उस वक्त वो टैक्सेबल नहीं होगा, अगर आपको पिछले साल मिला है जो भी 2-3 साल का बोनस वो पिछले साल टैक्सेबल हो जाएगा। तो 23 का बी। अब देखिए ये 24 यानी ये जो बोल रहा है अलाउंसेस फॉर ट्रांसपोर्ट, तो ये किसके लिए, ये ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ को जो अलाउंस मिला याद रखना है। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय मतलब ट्रक ड्राइवर हो गए एक तरीके से मान के चलिए, या जो भी बस चला रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था उस केस में क्या बोल रहा है, 70% ऑफ सच अलाउंस और ₹10,000 पर मंथ विच इज लोअर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये लोअर ऑफ ए और बी। तो 24 का क्या है आपका सी। एक बार देखिए जो इनके रिलेटेड रेस्पेक्टिव पार्ट है वहाँ जाके देख लीजिए, पार्टली टैक्सेबल वाले पार्ट में एचआरए के बाद मैंने कवर कर रखे हैं, आपको पता चल जाएगा। तो 24 का है सी। 25 देखिए, मिस्टर पी रिसीव 300 पर मंथ, ये पी एम मतलब पर मंथ है, एज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर ईच ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन, मतलब 300 रुपये पर मंथ हर बच्चे के लिए मिलते हैं उसको। एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय यानी मिस्टर पी को 300 रुपये पर मंथ देता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस उनके 3 बच्चों के लिए, हर बच्चों के लिए 300 रुपये। तो आपको पता है कि 3 के लिए कितने हो गए 900, और इंटू 12 के हिसाब से कितना होता है, हाँ 10,800 ये हो गया। द टैक्सेबल एंड एग्जाम पार्ट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एल बी। अब देखिए 10,400 की बात कर रहा है, सॉरी 10,800 की बात कर रहा है, उसमें से बोल रहा है टैक्सेबल और एग्जाम कितना है। तो आप सोचिए कि ये मिला एक्चुअल में, उसमें से एग्जाम कितना होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था जब भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात की थी तो मैंने क्या बताया था 100 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो आपको ये पता करना है कि यहाँ पे कितने 3 चिल्ड्रन है, हमें सिर्फ 2 चिल्ड्रन के लिए लेना है और 12 मंथ के हिसाब से। तो 100 रुपीज़ पर मंथ 2 चाइल्ड के लिए है आपको पता है, और 12 महीने के हिसाब से, तो ये आ गया 2400। तो 2400 एग्जाम्शन होगा और बाकी टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 8400 टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना क्या है, टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट बोला है, तो 8400 टैक्सेबल 2400 एग्जाम्प्ट ऐसे लेना है। तो 8400 एंड 2400 रेस्पेक्टिवली ये ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे जनरली क्या है टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो पहले हमें टैक्सेबल देखना है, तो टैक्सेबल ये है और 2400 एग्जाम्प्ट है। तो 25 का अपना क्या होगा, ए आंसर होगा, ठीक है। 26 देखिए, एनकेशमेंट ऑफ लीव सैलरी एट द पीरियड ऑफ सर्विस। देखिए आपको सीधी सी बात है कि जब भी आपको लीव सैलरी एनकेशमेंट मिल रहा है रिटायरमेंट के समय नहीं, जनरली कब मिल रहा है, सर्विस के दौरान, एट द पीरियड ऑफ सर्विस इज फुली टैक्सेबल इन द केस ऑफ, तो सबके लिए होता है, ठीक। तो ये बोला गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी हो जाएगा। सारे एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होता है, फुली टैक्सेबल होता है सर्विस के दौरान। ये तो जनरली मैंने आपको ग्रेचुटीज़ के केस में भी बताया था, पेंशन के केस में भी बताया था। तो 26 का पेंशन तो जनरली क्या है रिटायरमेंट के समय मिलती है, तो मैंने आपको ग्रेचुटी के केस में बताया था और लीव सैलरी एनकेशमेंट के केस में बताया था। तो जब भी आपको क्या सर्विस के दौरान मिलती है तो फुली टैक्सेबल होती है। तो 26 का आपका क्या होगा, डी पार्ट होगा। तो वही सर्विस के दौरान क्या है, फुली टैक्सेबल है, और अगर रिटायरमेंट के समय मिलती है तो उस केस में क्या बोलेंगे हम, फुली एग्जेम्प्ट होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। रिटायरमेंट के समय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए फुली एग्जेम्प्ट होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है एनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज़ फुली एग्जेम्प्ट इन द केस ऑफ, तो इसके केस में किसके केस में एग्जेम्प्ट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में। 27 का सी। और ये भी याद रख लेना कि मैंने उस वक्त आपको क्या बताया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में यही दोनों आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के। लोकल अथॉरिटी भी नहीं आती, कोई आप पब्लिक एंटरप्राइज की बात कर रहे हो तो वो भी जनरली नहीं आता, याद रख लेना। इसी तरीके से फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी नहीं आते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ कहीं आप ले लो। हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो 27 का आपका सी पॉइंट आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जेम्प्ट किन के लिए, इनके लिए है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर देख लेना कि सर्विस के दौरान लीव सैलरी एनकैशमेंट मिला है तो वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगा। ये भी पर्टिकुलर पॉइंट याद रख लेना, इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आया था 26 में डी, और 27 में आपका जो आंसर है वो क्या है आपका सी। 28 देखिए, मैक्सिमम एग्जम्पशन इन केस ऑफ लीव एनकैशमेंट इज,
अब देखिए लीव एनकैशमेंट मैंने आपको कितना बताया था, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है मैंने आपको 3 लाख रुपीज़ बताया था। मैक्सिमम एग्जम्पशन इन केस ऑफ लीव एनकैशमेंट कितना है, 3 लाख रुपीज़ है। 29 देखिए, अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय एनी एम्प्लॉय। अब देखिए एक तो थी कम्यूटेड और एक थी अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड का मतलब क्या हो गया, मंथली। तो आपको पता है कि मंथली पेंशन सबके लिए ही टैक्सेबल होती है, तो हम क्या बोलेंगे, फुली टैक्सेबल, 29 का बी। इसमें हमने क्वेश्चन के थ्रू भी कवर किया था, आपको समझ में आ गया था कि मंथली पेंशन तो क्या होती है, सबके लिए टैक्सेबल होती है, इसलिए 29 का क्या होगा, बी। क्योंकि अनकमिटेड मतलब क्या हो गया, एक तरीके से मंथली पेंशन का पार्ट हो गया, और कमिटेड मतलब क्या हो गया, लमसम, जिसमें मैंने बताया था कि ग्रेचुटी रिसीव हो रही है या नहीं हो रही, उसके बेसिस पे एक तरीके से पार्ट आ रहा था। और भी पार्ट थे, देखिए डिटेल में देखोगे तो पेंशन में जाके देख लीजिए और पर्टिकुलर प्रोविजन पता चलेंगे, क्योंकि इतने सारे प्रोविजंस हैं, वो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, उसी के थ्रू याद होते रहेंगे। अब देखिए जैसे ये बोल रहा है 30 में, सैलरी फॉर एग्जम्पशन ऑफ लीव एनकैशमेंट शैल बी टेकन एज। तो आपको अगर ध्यान हो कि इसमें लास्ट ड्रॉन सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, नहीं, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये पर्टिकुलर आपका पार्ट आएगा 30th का सी। क्योंकि आप याद रखना कि इसमें जनरली जब भी हम लीव सैलरी एनकैशमेंट की बात करते हैं और सैलरी लेते हैं, तो जब वो रिटायर हुआ उससे पहले वाली डेट से काउंट करते हैं। जबकि जब हम ग्रेचुटी का पार्ट देख रहे थे, जिसमें पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लगता है, और एक में क्या बोला, नहीं लगता। अगर जब नहीं लगता तब हमने एवरेज सैलरी यही लिया था, लेकिन कौन सा वाला पार्ट, बी वाला पार्ट देखेंगे ग्रेचुटी में, जब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगता, क्या बोलेगा, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट जिस मंथ में हुई है वो वाला मंथ नहीं लेंगे, और उससे पहले के 10 महीने लेंगे, कब, जब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगता। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लीव सैलरी एनकैशमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, रिटायरमेंट जिस भी डेट को हुई है उससे जस्ट पहले के 10 महीने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान के चलिए हम बोलते हैं कि वो कोई पर्सन 15 अगस्त को रिटायर हुआ, तो उससे पहले हम ले लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 14 डेट भी लेंगे अगस्त की, 13 भी लेंगे। ये नहीं कि अगस्त के मंथ को छोड़ देंगे। अगर अगस्त के मंथ को छोड़ देते हैं तो वो किस केस में लगेगा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अगर नहीं लगता तो यानी ग्रेचुटी के केस में आएगा वो वाला पार्ट, ठीक है। जबकि हम लीव सैलरी एनकैशमेंट की बात करते हैं। एक देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल कवर कराया था, एक बार दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। एक मिनट, ये रहा। हाँ, इसमें मैंने बताया था कि देखिए वो रिटायर कब हुआ, मिस्टर चिराग, वो रिटायर हुआ था 10 अगस्त 19 को। तो आपने वो 10 दिन भी लिए थे, अगर आपको ध्यान हो कैलकुलेशन में, तो आपने वो 11 अक्टूबर से लेके, ठीक है, ये दिख रहा है, 11 अक्टूबर से लेके आपने 10 अगस्त तक का पूरा पार्ट लिया था। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट से उससे पहले के 10 महीने, तो आपने अगस्त का मंथ छोड़ा नहीं था। अगर आप अगस्त का मंथ छोड़ते तो वो गलत हो जाता, और जनरली अगस्त का मंथ छोड़ोगे तो वो किस केस में आएगा, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट नहीं लगता, उस केस में आएगा। जबकि हमारा कौन सा, लीव सैलरी एनकैशमेंट का पार्ट है। तो थोड़ा ये ध्यान देना ढंग से। तो 38 का आपका आंसर होगा सी। अब देखिए 31, सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम्पशन ऑफ लीव एनकैशमेंट शैल बी टेकन एज। तो ये आपको ध्यान ही है कि जैसे एचआरए का पार्ट लगता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। जैसे आपका ग्रेचुटी का जब हम क्या बोलते हैं, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी नहीं लगता, तब क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, प्लस कमीशन अगर वो टर्नओवर या सेल्स के परसेंटेज के बेसिस पे दे रखा है। तो 31 का आपका होगा सी। अब देखिए अगर ए होता तो ए कब होता, जनरली जब मैं बोल रहा हूँ कि ग्रेचुटी एक्ट लगता है, यानी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 लगेगा, तब आपका ए पार्ट होगा। लेकिन अभी देखिए कौन सा है, सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम्पशन ऑफ लीव एनकैशमेंट की बात कर रहा है, तो ग्रेचुटी तो यहाँ पे है ही नहीं, लेना देना ही नहीं है, तो सीधी सी बात है ये सी लगेगा। तो एचआरए की तरह सोचिए, जैसे एचआरए में क्या बोलते हैं, बेसिक प्लस डीए, डीए अगर रिटायरमेंट बेनिफिट या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, प्लस कमीशन, कमीशन अगर सेल्स के या टर्नओवर के एक परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है, प्रॉफिट के नहीं, सेल के परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है। तो 31 का आपका होगा सी। अब देखिए 32, एन एम्प्लॉय अवेल्ड द एग्जाम्पशन ऑफ लीव एनकैशमेंट ऑफ 1 लाख इन द पास्ट। ठीक है, एक एम्प्लॉय ने क्या करा, पास्ट में किसी के अंडर में था एम्प्लॉयर के, तो 1 लाख की एग्जाम्पशन ले ली थी। ही रिसीव्ड फ्रॉम द सेकंड एम्प्लॉयर, अब उसने दूसरी जगह जॉब किया। अब दूसरी जगह जॉब करने के बाद उसको जो लीव सैलरी एनकैशमेंट का पार्ट है वो कितना मिला, 2,50,000 मिला जैसे वो रिटायर हुआ। ही विल बी एंटाइटल टू एग्जाम्पशन टू द एक्सटेंट ऑफ। अब खुद सोचिए कि मैंने जो एग्जाम्पशन बताई थी, कि मैंने ये बोला था कि जो मैक्सिमम एग्जाम्पशन है वो 3 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं मिल सकती। किसके केस में, लीव सैलरी एनकैशमेंट के केस में, क्योंकि स्टेचुटरी अमाउंट इसमें फिक्स है। जैसे देखिए ग्रेचुटी में कितना है, 20 लाख है, आपको पता है ग्रेचुटी में कितना है, 20 लाख है। लीव सैलरी एनकैशमेंट में कितना है, 3 लाख फिक्स है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि 3 लाख से ज़्यादा एग्जाम्पशन नहीं मिल सकती।
लेकिन आपने पास्ट एम्प्लॉयर से 1 लाख की एग्जामेशन ले ली है, तो जो स्टेचुटरी अमाउंट है वो उतने से रिड्यूस हो जाएगा जितने से आपको एग्जामेशन मिल चुकी है। तो अब जो स्टेचुटरी अमाउंट आएगा सेकंड एम्प्लॉयर के केस में, जब भी आप एग्जामेशन का पार्ट कैलकुलेट करोगे तो 2 लाख से आएगा। कितने से आएगा? 2 लाख से। तो यहाँ पे अपना 32 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। ठीक है, ₹2 लाख, ये जरूर याद रख लेना। इसका चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार पॉइंट बता ही देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्या आगे ग्रेचुइटी में भी आ रहा है तो आपको ध्यान रहेगा, बाद में आप बोलोगे नहीं कि सर पर्टिकुलर ध्यान नहीं है। देखिए, ये मैंने आपको लीव सैलरी एनकैशमेंट का पार्ट बताया था, लीव सैलरी रिसीव्ड बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। तो उस केस में आपको बताया कि जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो कौन कौन से हो गए? फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्योंकि मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आते हैं और बाकी सारे नॉन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है। तो उस केस में क्या है कि आपका ये जो पार्ट है ये तीनों का ABCD, सॉरी तीन नहीं चार, इन चारों में से जो कम है वो एग्जाम्शन के पार्ट में आते हैं। फिर हमने नोट्स में क्या देखा था कि अगर लीव सैलरी एनकैशमेंट पिछले साल में एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो जो टोटल स्टेचुटरी डिडक्शन का पार्ट है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एक एम्प्लॉयर, दो एम्प्लॉयर, जैसे मान के चलिए कि मैंने बताया था एक्स लिमिटेड भी और वाई लिमिटेड भी है, और एक्स लिमिटेड से आपने एग्जाम्शन का पार्ट ले लिया कितने का? 50,000 का। तो जो स्टेचुटरी अमाउंट है 3 लाख में से 50 लेस कर दोगे, वाई के लिए कितना होगा? 2,50,000 होगा। वैसे ही ये वाला पार्ट, अपने क्वेश्चन का ये वाला पार्ट है, अर्लियर डिडक्शन क्लेम्ड फॉर लीव एनकैशमेंट वाइल क्लेमिंग द स्टेचुटरी अमाउंट, एनी डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर एज लीव एनकैशमेंट शैल बी रिड्यूस फ्रॉम ₹3 लाख। तो इसका मतलब अगर आपने किसी पास्ट एम्प्लॉयर से कोई डिडक्शन ले ली तो स्टेचुटरी अमाउंट में से उसको क्या कर दोगे? रिड्यूस कर दोगे। यही मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि हमें 1 लाख की एग्जाम्शन मिल गई थी और 3 लाख की मैक्सिमम अमाउंट होता है स्टेचुटरी, तो 3 लाख में से 1 लाख गए तो बाकी कितने बचे? 2 लाख। तो 32 का जो आपका आंसर होगा वो सी होगा। अब देखिए अगला, देखिए मिस्टर पी हु क्लेम्ड एग्जाम्शन ऑफ ग्रेचुटी इन पास्ट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2,50,000 was entitled to gratuity from the present second employer amounting to ₹20 lakh in assessment year 1920। ये बोल रहा है कि मिस्टर पी, जिसने पास्ट में किसी एम्प्लॉयर से 2,50,000 की एग्जाम्शन ले ली थी, was entitled to gratuity from the present second employer amounting to ₹20 lakh in assessment year 1920। Both of employers are covered under the Payment of Gratuity Act 1972। Exemption to Mr. P shall be। देखिए अब आप ये सोचिए कि ऊपर की तरह ही, जैसे ऊपर हमने लीव सैलरी एनकैशमेंट बोला कि मैक्सिमम स्टेचुटरी अमाउंट कितना है? 3 लाख रुपीज़ का, जो एग्जाम्शन के फॉर्म में हो सकता है, मतलब मैक्सिमम एग्जाम्शन 3 लाख। वैसे ही ग्रेचुटी में मैक्सिमम एग्जाम्शन कितनी होती है? 20 लाख, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, तो याद रखना, चाहे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी लगता है चाहे नहीं लगता, तो मैक्सिमम एग्जाम्शन कितनी थी? 20 लाख की थी। उसमें से पिछले एम्प्लॉयर से आपको कितनी मिल गई थी? 250 की एग्जाम्शन मिल गई। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर तक कितनी एग्जाम्शन मिल सकती है? 7,50,000 की। तो एग्जाम्शन टू मिस्टर पी शैल बी, तो मैक्सिमम कितनी मिल सकती है उसको? 17,50,000। तो 33 का क्या आएगा आपका? डी। तो ऊपर की तरह ये सेम 34 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव सैलरी इज एग्जम्प्ट? लीव सैलरी पेड टू लीगल एयर, ये भी है। लीव सैलरी रिसीव्ड बाय फैमिली ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु डाइड इन हार्नेस, इसका मतलब ड्यूटी करते समय अगर डेथ हो गई तो उस केस में दोनों पार्ट आएंगे, 34 का सी, ए एंड बी। इसकी अगर आपको लाइंस पढ़नी है ना, तो मेरे हिसाब से केस डी मैंने बताया था लीव सैलरी एनकैशमेंट का, तो वहाँ पे जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही लाइन पर्टिकुलर दे रखी है दोनों, और सर्कुलर नंबर दे रखे हैं ब्रैकेट में कि सर्कुलर नंबर क्या है, तो बोथ ए एंड बी बोलेंगे। 35 देखिए क्या बोल रहा है, ग्रेचुटी शैल बी फुली एग्जेम्प्ट इन द केस ऑफ। अब देखिए थोड़ा सा लीव सैलरी एनकैशमेंट का पार्ट अलग है, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या था कि जब भी हम लीव सैलरी एनकैशमेंट में क्या बोलते हैं कि फुली एग्जेम्प्ट होता है, तो वो किसके लिए? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। लेकिन हम इस 35 वाले पार्ट में ग्रेचुटी की बात कर रहे हैं, तो ये फुली एग्जेम्प्ट किसके केस में होगा? एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये स्टेट सी दे रखा है, एससी स्टेट गवर्नमेंट है, गलती से एससी दे रखा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। तो एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। तो इसका मतलब इसमें स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन को नहीं लिया जाएगा, तो स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन बाकी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के फॉर्म में माना जाएगा, और उसमें जनरली क्या देखा जाएगा कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा, वो देखा जाएगा। तो फुली एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी से रिलेटेड जो भी पार्ट है वो किसके केस में होगा? एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ग्रेचुटी के पार्ट में मैं आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं ऊपर मैंने ग्रेचुटी का आपका चार्ट बना के बताया था। रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस फुली टैक्सेबल है, रिटायरमेंट के समय, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस की बात कर रहा है जिसमें आप रेजिग्नेशन का पार्ट भी ले लेते हो,
और दैट से रिलेटेड पार्ट भी आ जाता है। तो ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय और डिफेंस सर्विस के केस में फुली एग्जम्प्ट है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा, उससे रिलेटेड है। केस बी में आपको यही बताया था। तो यहाँ पे बोल रहा है टेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेयर इंक्लूड एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉय ऑफ स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन। याद रखना फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी नहीं आते हैं। तो देखिए वो तो आपको वैसे भी पता है कि किसी केस में नहीं आते, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल स्टेट, अगर आप सिर्फ वो सोचते हो तो वो लीव सैलरी एनकैशमेंट में सोचोगे। इसी तरीके से पेंशन का पार्ट भी है, तो आप वो पेंशन में भी जाके देख लेना, क्योंकि देखिए इस तरीके से एग्जाम में आ सकता है। तो टिपिकल रहेगा तो सेंट्रल, स्टेट और लोकल अथॉरिटी, लेकिन स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन नहीं लिया जाएगा। आपको पता है इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे मैंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बताया था, या मैंने ओएनजीसी बताया, जो किसी पर्टिकुलर स्पेशल एक्ट या सेंट्रल स्टेट एक्ट या प्रोविंशियल एक्ट के थ्रू बने हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि हाँ, मैंने जनरली यही बताया था आपको। और मेरे को ध्यान आ रहा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का नाम भी मैंने आपको बताया था, ओएनजीसी बताया था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का नाम बताया था। इस तरीके से मैंने 2-4 एग्जांपल आपको बता दिए थे। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, एग्जांपल हम भी भूल जाते हैं, लेकिन मैंने आपको 3-4 एग्जांपल जो बताए वो तो जनरली ध्यान ही रहेंगे आपको। तो 35 का आपका जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा आपका बी। ठीक, अब देखिए 36, सैलरी फॉर द पर्पजेज ऑफ एग्जाम्शन ऑफ ग्रेचुटी व्हेन एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट 1972। देखिए अगर वो कवर्ड है, इसका मतलब उस पर ये एक्ट लग रहा है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 लग रहा है, तो उस केस में सैलरी के कैलकुलेशन में क्या आता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए कब आएगा, चाहे वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो चाहे नहीं हो। ठीक है, अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नहीं लग रहा तब क्या आएगा, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। डीए कब आएगा, अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। कमीशन कब आएगा, अगर वो सेल्स के परसेंटेज के फॉर्म में हो। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं, उस पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी लग रहा है, लग रहा है तो डीए कोई सा भी आ सकता है, चाहे वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो चाहे नहीं हो। कमीशन नहीं आएगा याद रखना, तो अपना 36 का आएगा ए। तो ये एक बार देखिए ढंग से पढ़ना, क्योंकि प्रोविजन में मैंने लिखवाया हुआ है 36 का ए। और एक और चीज़ बताया था कि जब भी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लगता है तो जब हम सैलरी लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, लास्ट ड्रॉन सैलरी लेते हैं। कौन सी लेते हैं, लास्ट ड्रॉन सैलरी लेते हैं। चलिए एक बार दिखा देता हूँ ताकि अगले क्वेश्चन के लिए काम में आ जाएंगे, नहीं तो बार बार क्या होगा, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने यहाँ बताया था। देखिए अगर आपने केस बी का पार्ट देखा, फिर आपने केस सी देखा, केस सी में क्या बोल दिया, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसमें फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आ जाते हैं। तो बोल रहा है इस केस में क्या होती है, मिनिमम एग्जम्पशन मिलती है। अब सबसे पहला केस क्या था कि अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लग रहा है तो 15 वर्किंग डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यानी 15/26। ये भी याद रख लेना कि 26 लेते हैं। और जबकि जब जहाँ पे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगता वहाँ पे क्या करते हैं हम हाफ, मतलब 15/30 लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस क्या बताया था कि अगर जैसे आपने कहीं पर 8 ईयर्स 7 मंथ काम किया तो वो 9 ईयर्स हो जाते हैं। अगर 8 ईयर्स 6 मंथ किया तो वो 8 ईयर्स ही रहते हैं। क्योंकि क्या बोल रहा है, अगर 6 महीने से ज़्यादा है, यानी 6 मंथ 1 डे 2 डे 3 डे इस तरीके से है, तो फिर तो हम क्या कर सकते हैं, अगला साल ले सकते हैं। लेकिन अगर वो 6 मंथ है तो उसको नहीं लेंगे, तो 8 ईयर ही लेंगे। कि अगर आपने 8 साल 6 महीने काम किया तो 8 साल ही लेंगे। अगर आपने 8 साल 6 महीने 10 दिन काम किया तो 9 साल ले लेंगे। ठीक है, तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब ये था बेसिक प्लस डीए लास्ट ड्रॉन। डीए इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन सैलरी फॉर दिस पर्पज वेदर इट इज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और नॉट। ये आपने देखा था। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन। तो ये वाला पार्ट तो हो गया 36 का ए। 37, एन एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 सैलरी फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस शैल बी लास्ट ड्रॉन सैलरी। सीधी सी बात है। तो 37 का क्या होगा, ए। अब 38 देखिए क्या बोल रहा है, एन एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 इफ द एम्प्लॉय हैज कंप्लीटेड सर्विस ऑफ 16 ईयर्स 6 मंथ 5 डेज। देखिए आ गया, और क्या लग रहा है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लग रहा है। तो उस केस में क्या बोल रहा है, कंप्लीटेड ईयर क्या होंगे, तो सीधी सी बात है 17 ईयर। अगर 16 ईयर 6 मंथ होते, ये नहीं होता, तो तब मैं क्या बोलता 16 ईयर। लेकिन जैसे ही 5 डेज दे दिया, मतलब एक्स्ट्रा डे दे दिए, तो उस केस में क्या बोलेंगे कि वो 6 मंथ से ऊपर हो गए, एक्सिस हो गए, तो अगला साल भी काउंट हो जाएगा, तो 17 ईयर। तो 38 का क्या होगा, बी। 39 देखिए, एन एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग 15 डेज सैलरी इफ नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ शैल बी टेकन, सॉरी द नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ शैल बी टेकन एस। तो ये बोल रहा है कि अगर हम सैलरी के अकाउंट में 15 डेज का पार्ट ले रहे हैं और पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लग रहा है, तो उस केस में हम नीचे क्या कवर करेंगे, 26 डेज को कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 26। तो 39 का आपका क्या आएगा,
26 डेज। 15/30 किस में करते हैं, जब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगता, ठीक है। द मैक्सिमम सीलिंग लिमिट फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रेचुटी फॉर एम्प्लॉय कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 इज 20 लाख। 40 का आपका क्या आएगा, डी। अब देखिए चाहे ग्रेचुटी एक्ट लगता है चाहे नहीं लगता, 20 लाख ही आएगा। पहले फिर भी लगता, पहले क्या था, ग्रेचुटी एक्ट अगर आपके नहीं लगता था ना तो 10 लाख की एग्जम्पशन थी मैक्सिमम, लेकिन अब दोनों में सेम हो गई है, तो इस केस में आप क्या बोलोगे, यहाँ पे भी 20 लाख है और चाहे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगता तब भी 20 लाख है। 41 देखिए क्या बोल रहा है। अब देखिए वही आ गया कि एन एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, ढंग से पढ़ना, कवर नहीं है फॉर पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग हाफ मंथ सैलरी। तो आपको पता है हाफ मंथ, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, 15/30 नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ शैल बी टेकन एज 30 डेज। तभी तो हम हाफ लिखते हैं। मैंने आपको फॉर्मूले में क्या बताया है, जब मैंने बताया पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लगता है तब क्या लेते हैं, 15/26 लेते हैं। लेकिन जब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगता, जब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लगता है तब ये लेते हैं, और जब नहीं लगता तब क्या लेते हैं, 15/30 लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था, उसको हम हाफ बोलते हैं, तो 30 डेज आएगा नीचे, ठीक है। तो 41 का आपका है ए। 42 देखिए, एन एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, मैक्सिमम एग्जम्पशन ऑफ ग्रेचुटी इज, तो क्या होगा, 20 लाख ही होगी। 42 का सी। अगर आप किसी एक केस में 10 लाख देखते हैं तो जनरली क्या है, पुराना केस था, पुराने प्रोविजन थे। अभी आपको पता है कि अमेंडमेंट से रिलेटेड हम असेसमेंट के 2021 की बात कर रहे हैं, प्रीवियस 1920 की बात कर रहे हैं, तो हम तो 20 लाख ही लेंगे। 42 का सी। 43, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय वॉज एंटाइटल टू ग्रेचुटी, ही गॉट 50% ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड एंड रिसीव ए सम ऑफ रुपीज 1 लाख एज कम्यूटेड पेंशन, द एग्जम्पशन शैल बी। देखिए मैंने क्या बताया, अगर ग्रेचुटी मिलती है तो एग्जम्पशन जो भी मिलती है वो सिर्फ क्या मिलती है, कम मिलती है। कम का मतलब 1/3 मिलेगी, क्योंकि ग्रेचुटी की भी एग्जम्पशन मिल रही है और ये पार्ट भी आ गया। तो देखिए बोल रहा है ही गॉट 50% ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड एंड रिसीव्ड ए सम ऑफ रुपीज 1 लाख एज कम्यूटेड पेंशन। लेकिन यहाँ पे तो ये क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। हाँ, तो अगर देखिए मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात बताई थी, उसमें तो क्या बताया था, अगर कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो वो तो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है, जितनी भी मिले। तो ये बोल रहा रिसीव्ड ए सम ऑफ रुपीज 1 लाख इज कम्यूटेड पेंशन, द एग्जम्पशन शैल बी 1 लाख होगी। मैंने गलती से शायद आपको आंसर डी बता दिया, वो मैंने नॉर्मल एम्प्लॉय के केस में बता दिया कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता तो उस केस में क्या होता कि 1 लाख की कम्यूटेड पेंशन को हम क्या करते हैं, 1 लाख अपॉन 50 इंटू 100। ये मान के चलते कि अगर टोटल कंपनसेशन मिलती तो वो कितनी मिलती, 2 लाख, ठीक है। और 2 लाख का जो 1/3 है वो एग्जम्प्ट हो जाता। 1/3 क्यों करते हैं, क्योंकि ग्रेचुटी मिल रही है। तो 2 लाख का 1/3 कितना आता आपका, यह आता अपना 66,667 पॉइंट में आता है, लेकिन हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया और ये आ गया 66,667। और 1 लाख में से ये लेस करोगे, बाकी 33,333 वो क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। हमें एग्जम्पशन बोला है पर हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस बोल रहा है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सारा का सारा पार्ट एग्जम्प्ट होता है। तो जितना भी कम्यूटेड पेंशन का मिले वो 1 लाख का पूरा पार्ट क्या है आपका, एग्जम्प्ट है। तो 43 का सी होगा। इसको मैं जो PDF आपको दूंगा उसमें जनरली सही कर दूंगा पार्ट, और इसको मैं क्या करूंगा, जब आपको नीचे सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा ना तो उसमें क्या बोल दूंगा कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुली एग्जम्प्ट है, तो 1 लाख पूरे के पूरे एग्जम्प्ट होंगे। और अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता तो उस केस में भी जनरली मैं कवर कर दूंगा और आपका आंसर क्या होता, डी होता, ठीक है। तो 43 का सी है आपका आंसर। अब 44 देखिए, चलिए 44 भी क्या है, लिंक की है एक तरीके से। अब देखिए बोल रहा है एन एम्प्लॉय वाज नॉट एंटाइटल टू ग्रेचुटी। अब एक एम्प्लॉय की बात कर रहा है तो जनरली हम इसको प्राइवेट एम्प्लॉय बोलेंगे। और एक और चीज़ रखना कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें तो उसमें सब आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के आ जाते हैं, लोकल अथॉरिटी का पार्ट आ जाता है, याद रख लेना, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन आ जाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आ जाते हैं। तो एक बार वहाँ जाके देखना, मैंने पर्टिकुलर पूरा पार्ट आपको बताया हुआ है, ठीक है। और 44 वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि एक एम्प्लॉई है, तो आपको पता है कि ये प्राइवेट एम्प्लॉय ही होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। एन एम्प्लॉय वाज नॉट एंटाइटल टू ग्रेचुटी, ही गॉट 60% ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड एंड रिसीव ए सम ऑफ रुपीज 1,20,000 इज कम्यूटेड। तो 1,20,/60, ठीक है, इंटू 100, तो कितने होते हैं, 2 लाख। अब आपको पता है कि वो ग्रेचुटी के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, तो उसको कितनी मिलेगी, हाफ, 50%। मैंने आपको ये बताया था, अगर एंटाइटल होता तो 33.33% मतलब 1/3 ही मिलती एग्जम्पशन, लेकिन अभी कितनी मिलेगी, हाफ। तो 2 लाख का हाफ कितना हो गया, 1 लाख मिलेगी। कितनी मिलेगी, 1 लाख। तो यहाँ पे बोल रहा था एग्जम्पशन शैल बी 1 लाख। अब बाकी टैक्सेबल कितना होगा,
कि 120 में से 1 लाख एग्जामेशन है, बाकी 20,000 टैक्सेबल। क्योंकि देखिए एग्जाम में टैक्सेबल पार्ट भी आ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। तो एग्जामेशन कितनी है आपकी 1 लाख की। कैसे निकलती है कि अगर जितना आपको पेंशन का परसेंटेज कम्यूट हुआ है, अगर आप बोलोगे कि अगर वो 100% मिलती तो कितना होता, 2 लाख होता, उसका हाफ क्या मिलेगा आपको, एग्जामेशन का पार्ट मिलेगा 1 लाख, तो बाकी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ग्रेचुटी मिलती तो हाफ की जगह क्या होता, 1/3 होता। 1/3 का मतलब क्या हो गया, 2 लाख का 1/3 होता है 66,667, वो एक तरीके से एग्जाम्प्ट होती। इस तरीके से सोचना। तो अगर ग्रेचुटी एंटाइटल होती तो अपना ये आंसर होता, लेकिन ग्रेचुटी नहीं है तो इस केस में अपना आंसर क्या है, डी है, 1 लाख रुपीज़ है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये सारा पार्ट कवर हो गया, और कोई टिपिकल पार्ट तो है नहीं, सारे क्वेश्चन कवर हो गए। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ऑडियो के थ्रू, या लिख के इंडिविजुअली मैसेज करके आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।